हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। हम लोग स्टैंडर्ड फिजिक्स प्रॉब्लम्स की सीरीज में आज पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे एज ए क्विज डाली थी, उन्हीं का ये सोल्यूशन है। इसके साथ साथ इसमें कुछ नए कंसेप्ट्स भी होंगे जो हम आज सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एक फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन आपसे पूछा गया है। इसमें आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी है y0 इज 1/3 एंड y ऑफ 2 की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो हम सबसे पहले x+1 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं और ये होगी dy/dx माइनस 2/x+1 y इज इक्वल टू x+1 का होल क्यूब। अब ये इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो ये वाला टर्म हमारा p हो जाएगा। तो p होगा हमारे पास -2/x+1 एंड q होगा हमारे पास x+1 का होल क्यूब। अब अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारे पास e⁻²x+1 dx। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/x+1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। मैं लेजर पॉइंटर स्टार्ट कर लेता हूं। ओके, जब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q प्लस c। q हमारे पास x+1 का होल क्यू है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x+1 का होल स्क्वायर है, तो ये x+1 आ जाएगा। और इस इंटीग्रेशन को जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, तो x+1 का हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर/2। x+1 के होल स्क्वायर को यहां से आप इधर ले जा सकते हैं, तो हम y को लिख सकते हैं x+1 टू द पावर 4/2 प्लस c टाइम्स x+1 का होल स्क्वायर। आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी है y0 इज 1/3, तो हम यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y हमारा 1/3 आना चाहिए। तो उससे हम c फाइंड आउट कर सकते हैं। तो c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -1/6। अब हमें c मिल चुका है, तो हमारी जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो हो जाएगी y इज इक्वल टू x+1 का होल की पावर 4/2 माइनस 1/6 x+1 का होल स्क्वायर। आपसे पूछा गया है कि y ऑफ 2 क्या होगा, मतलब अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो इस क्वेश्चन में हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो y2 है वो 39 आ जाएगा। तो 39 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ डाउट है? ओके, नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 4 कर्व आपको दे रखे हैं। कर्व ए कुछ इस तरीके से जा रहा है, कर्व बी ये है, कर्व सी ये है और कर्व डी इस तरीके से जा रहा है। आपसे पूछा है कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स e⁻x। कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उसकी पावर उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं e⁻x का ग्राफ इनमें से कौन सा है, ए बी सी डी में से। तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं एक कांस्टेंट a मानता हूं जो कि पॉजिटिव है, तो y इक्वल्स टू a e⁻x का ग्राफ ऐसे हो जाता है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे 1 वैल्यू होती है, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो जब आप x इक्वल्स टू -∞ की तरफ जाओगे तो ये 0 की तरफ टेंड करता है, और जब आप x इक्वल टू ∞ की तरफ जाओगे तो ये y ∞ की तरफ जाता है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। अब ये ग्राफ हमारा ओरिजिनल ग्राफ है। अब अगर आप इसमें मैच करोगे तो कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पे जाके सैचुरेट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्सपोनेंशियल तक ग्राफ तो बढ़ता चला जाता है। तो हम ए आंसर नहीं कह सकते, बी आंसर भी नहीं कह सकते, डी आंसर भी नहीं कह सकते और सी आंसर भी नहीं कह सकते। तो इसका मतलब और क्या हो सकता है? अगर हम इस ए को पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव मान लें, मान लो हम मान लेते हैं इसको y इज इक्वल टू -a e⁻x। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम पूरी एक्सप्रेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ग्राफ को हम इमेज ले लेते हैं इस y एक्स एक्सिस के अंदर। तो अगर आप इस ग्राफ की इमेज एक्स एक्सिस में लोगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। तो ये भी y इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स e⁻x का ग्राफ है, लेकिन कांस्टेंट इस टाइम पे क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव कांस्टेंट की वजह से ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। और इस ग्राफ को जब आप कंपेयर करोगे तो ऑप्शन सी आपका इस ग्राफ से मैच कर रहा है। इतना पोर्शन ऑप्शन सी का e⁻x टाइम्स -a के बराबर है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी।
तो बेसिकली आपको e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x और e टू दी पावर माइनस x का ग्राफ पता होना चाहिए। e टू दी पावर माइनस x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि अगर पूरी एक्सप्रेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम x एक्सिस में इमेज लेते हैं और इस तरीके से ग्राफ आ जाता है, और अगर हम x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो पूरी एक्सप्रेशन इस y एक्सिस के अलोंग इमेज हो जाएगी, और ये वाला पोर्शन आपका यहाँ आ जाएगा और ये नीचे वाला पोर्शन इस तरीके से आ जाएगा और ग्राफ ऐसे आपको दिखने लगेगा। तो ये है e टू दी पावर माइनस x का ग्राफ, ये है e टू दी पावर x का ग्राफ, और ये है माइनस e टू दी पावर x का ग्राफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले हम एक नया कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसे कहते हैं कॉची यूलर इक्वेशन। सर एक बार पिछले क्वेश्चन में फिगर से दिखा के समझा दीजिए। ओके, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। इसमें आपसे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। ए कर्व है, बी कर्व है, सी कर्व है और डी कर्व है। पूछा गया है कि कांस्टेंट टाइम्स e टू दी पावर x का ग्राफ कौन सा होगा। अब कांस्टेंट टाइम e टू दी पावर x का ग्राफ ये भी है और ये भी है, बस कांस्टेंट हमारा चेंज हुआ है, यहाँ पॉजिटिव कांस्टेंट है और यहाँ नेगेटिव कांस्टेंट है। तो अगर पॉजिटिव कांस्टेंट के हिसाब से अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। हो सकता है आप गलती से इस ऑप्शन ए को सही लगा दो, क्योंकि ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमेशा x के साथ बढ़ता चला जाता है, लेकिन ये ग्राफ सैचुरेट होने की कोशिश कर रहा है, तो ए आंसर तो नहीं हो सकता। डी और बी आंसर इसलिए नहीं हो सकते कि जब हम x को 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो 1 आती है, तो ये बी और डी तो ऐसे ही गलत हो गए। तो आंसर सी हमारा हो सकता है। और जब आप इस माइनस ए ई टू दी पावर एक्स को इसके साथ कंपेयर करोगे तो सी ग्राफ का ये जो पोर्शन है ये हमारे नेगेटिव एक्स वाले ग्राफ से मैच करता है। जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये ग्राफ सी से मैच करता है। और कोई डाउट इसमें? ओके ओके सर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉची यूलर इक्वेशन। कॉची यूलर इक्वेशन एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम x की पावर्स को देखें और उसके डेरिवेटिव को देखें तो दोनों सेम होते हैं। जैसे देखिए x टू दी पावर n, तो डेरिवेटिव भी हमने n टाइम्स किया है, फिर x टू दी पावर n माइनस 1, तो डेरिवेटिव n माइनस 1 टाइम्स किया है। इसी तरीके से करते रहेंगे, x की पावर 1 तो 1 टाइम डेरिवेटिव, x की पावर 0 तो कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो ये जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी को हम कॉची यूलर इक्वेशन बोलते हैं। आप चाहें तो dy dx को d से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके आप लिख सकते हो a नॉट x टू दी पावर n d टू दी पावर n, a1 x टू दी पावर n माइनस 1 d की पावर n माइनस 1। इस तरीके से a n माइनस 1 x d प्लस an। तो यहाँ पे जितना पावर x का है उतना ही पावर डेरिवेटिव का है, मतलब उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव हमने किया है। x की पावर n तो d की पावर n। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं कॉची यूलर इक्वेशन। अब ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके मेथड को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x जो वेरिएबल है उसको हम e टू दी पावर z मान लेते हैं। मतलब हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं z, जो कि x से x इक्वल टू e टू दी पावर z इस तरीके से रिलेटेड है। चाहे तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो log x इक्वल टू z भी कह सकते हैं। अगर आप दोनों साइड में डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू dz अपॉन dx। दोनों साइड को आपने x के साथ में डेरिवेटिव किया है, तो इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x और z का डेरिवेटिव होगा dz/dx। लेकिन हमारी जो एक्सप्रेशन है इसमें तो पूरा dy/dx होता है। तो अगर हम dy/dx को लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हो dy/dz इंटू dz/dx। और ये जो dz/dx है ये आपको पता है 1 अपॉन x है, तो हमारा dy/dx हो जाएगा 1 अपॉन x dy/dx, सॉरी 1 अपॉन x dy/dz। x को आप यहां ले जा सकते हैं, तो आप लिखेंगे x dy/dx इज इक्वल टू dy/dz। ये जो टर्म था dy/dx उसे हम d कह रहे थे, तो हमारे जो xd टर्म है, xd टर्म को हम dy/dz जिसे हम d1 कह सकते हैं, तो xd को हम d1 से रिप्लेस कर देंगे। तो इसमें जो वेरिएबल आ रहा था x, d के साथ में x वेरिएबल, d स्क्वायर के साथ में d स्क्वायर x स्क्वायर वेरिएबल, तो वो सारे वेरिएबल्स खत्म होते चले जाएंगे। xd को हमने सिंपल d1 कह दिया और x खत्म हो गया। उसी तरीके से x स्क्वायर d स्क्वायर को आप लिखोगे d1 माइनस 1, x टू दी पावर n d टू दी पावर n को लिखोगे d1 माइनस 1 d1 माइनस 2, ऐसे करके d1 माइनस n प्लस 1। तो जितने भी वेरिएबल्स
आपके डेरिवेटिव टर्म्स हैं उनके साथ जो x आ रहा है, x या x स्क्वायर या x क्यूब, वो सब खत्म हो जाएंगे और वो सब पूरी इक्वेशन d1 के टर्म्स में आ जाएगी और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था इसका बेसिक प्रोसीजर। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, ये नेट प्रीवियस ईयर नेट के एग्जाम में आया था, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस n टाइम्स n प्लस 1 y अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो तो ये हमारी क्या है, यूलर इक्वेशन ही है। एक्स स्क्वायर को आप यहां ले जाओगे तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में सेकंड डेरिवेटिव टर्म आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक्स को e टू द पावर z मानेंगे, log x को z लिख देंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो xd होता है उसे d1 लिखेंगे, तो x स्क्वायर d स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, d1 टाइम्स d1 माइनस 1। यहाँ पर ये जो d2y dx स्क्वायर है इसकी जगह पे हम लिख देंगे x स्क्वायर, ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, तो x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस n प्लस 1 y इक्वल टू 0। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम d1 टाइम्स d1 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया d1 टाइम्स d1 माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके आप रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 0। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो हमारे रूट्स हो जाएंगे, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a हमारा 1 है, b हमारा माइनस 1 है और c हमारा माइनस n प्लस 1 है। तो हम जब एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो हमारे पास m हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ इसका b स्क्वायर 1 प्लस 4ac, तो प्लस 4n प्लस 1 अपॉन 2a, a1 है। इस अंडर रूट वाली टर्म को आप कह सकते हो 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, जिसको आप 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर कह सकते हो, और होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो m हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 2। अगर आप प्लस और माइनस टर्म्स अलग अलग लेंगे तो आपकी m की दो वैल्यूज आएंगी, माइनस n और n प्लस 1। तो हमारे रूट्स हो जाएंगे, जो सॉल्यूशंस हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, उनको आप लिख सकते हैं y1 इक्वल्स टू c1 e टू द पावर माइनस nz, ये वाले रूट के लिए माइनस n रूट के लिए, और n प्लस 1 रूट के लिए आप लिखेंगे y2 इक्वल्स टू c2 e टू द पावर n प्लस z। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में जो z है उसकी जगह पे आप log x पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे c1 e टू द पावर माइनस n log x, और log x की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम इस बाहर वाले टर्म को अंदर ले जा सकते हैं, तो ये x की पावर माइनस n हो जाएगा, और e टू द पावर log x टू द पावर माइनस n को हम x टू द पावर माइनस n ही लिख सकते हैं, और x की पावर माइनस n को 1 अपॉन x की पावर n कर सकते हैं। तो y1 हमारे पास हो जाएगा c1 अपॉन x टू द पावर n। उसी तरीके से y2 हो जाएगा हमारे पास c2 e टू द पावर n प्लस 1 log x, दैट इज c2 x टू द पावर n प्लस 1। तो पहला रूट है c1 अपॉन x टू द पावर n, दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है c2 x टू द पावर n प्लस 1। आपसे पूछा गया है कि इसके जो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, x टू द पावर n प्लस 1 ऊपर है, x टू द पावर n नीचे है, n से n कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा x। तो ये था यूलर इक्वेशन का एग्जांपल कि कैसे हम यूलर इक्वेशन अगर आए तो उसको समझेंगे कि ये यूलर है। यूलर की खासियत क्या है कि जितना x की पावर है उतना ही डेरिवेटिव होता है, और फिर उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये ऑप-एम्प से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर गेट में आया हुआ है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए गए हैं और दोनों क्वेश्चंस को इसी सर्किट के बेसिस पे सॉल्व करना है। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज VI लगी हुई है, ये आउटपुट वोल्टेज है, ये R1 के दो रेजिस्टेंस हैं, ये R रेजिस्टेंस है, ये C कैपेसिटेंस है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल पर इस तरीके से कनेक्टेड है। हम इस पॉइंट को A मान सकते हैं, इस पॉइंट को B मान सकते हैं। अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे कहते हैं XC, उसे हम 1 अपॉन SC से रिप्रेजेंट करते हैं। S इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो हमारा सर्किट है पॉजिटिव टर्मिनल वाला, यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज लगाई है, एक रेजिस्टेंस R है, एक कैपेसिटेंस C है, और ये वोल्टेज हम VA कह सकते हैं। तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल से, ये रेजिस्टेंस है XC और ये रेजिस्टेंस है R, तो इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है उसे हम VA लिखेंगे। तो VA लिखेंगे XC अपॉन XC प्लस R। XC है हमारे पास 1 अपॉन SC अपॉन 1 अपॉन SC प्लस R टाइम्स VI। तो हमारे पास जो A पॉइंट की वोल्टेज है VA, वो हो जाएगी VI अपॉन 1 प्लस SCR।
ये वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखिए कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों पॉइंट्स हमारे वर्चुअल ग्राउंड की तरह काम करेंगे। इसका मतलब जितना वोल्टेज VA पे होगा उतना ही वोल्टेज VB पे हो जाएगा, तो VB वोल्टेज विल बी इक्वल टू VA। अब हमारा काम है इस आउटपुट वोल्टेज को फाइंड आउट करना। तो अगर हम आउटपुट वोल्टेज के सर्किट को ड्रॉ करना चाहें तो इसको मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ पे VI है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पे VB है और ये R1 रेजिस्टेंस के थ्रू Vout से कनेक्टेड है। तो अगर मैं KCL लगाता हूं तो इस नोड से जितने भी करंट्स जाएंगे वो सबका सम 0 होना चाहिए। ऑप एम्प के अंदर कोई करंट जा नहीं सकता, तो हम लिखेंगे VB माइनस VI अपॉन R1 प्लस VB माइनस Vout अपॉन R1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि दोनों नीचे R1 है तो वो आप 0 की तरफ भेज सकते हैं, तो आप लिखेंगे Vout इक्वल टू 2BB माइनस VI। वोल्टेज जो B पॉइंट की है वो VA के बराबर ही है, तो आप उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो Vout हो जाएगा 2VI अपॉन 1 प्लस SCR माइनस VI। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का क्या मतलब है कि इनपुट पर हमने कोई वोल्टेज लगाई, वो आउटपुट पर ट्रांसफर हुई, तो वो कितनी ट्रांसफर हुई, दैट इज आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज। इसे आप चाहें तो गेन भी कह सकते हैं, तो आपसे गेन पूछा गया है। तो देखिए हम Vout by Vn कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस SCR अपॉन 1 प्लस SCR। तो हमारा आंसर हो जाएगा A, 1 माइनस SRC अपॉन 1 प्लस SRC। तो ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि अगर हम इनपुट पर वोल्टेज है हमारी V1 sin ओमेगा t और आउटपुट पर वोल्टेज है V2 sin ओमेगा t प्लस फाई, मतलब इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस में एक फाई का फेस डिफरेंस है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो फेस डिफरेंस फाई है उसकी मिनिमम और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आपको आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है V2 sin ओमेगा t प्लस फाई, आपको इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है V1 sin ओमेगा t। इन दोनों में फाई का फेस शिफ्ट है वो आपको दिख रहा है डायरेक्टली। तो पूछा गया है कि इस फाई की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो देखिए अभी हम गेन का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके थे। Vout by VI हमारा आया था 1 माइनस SCR अपॉन 1 प्लस SCR। अगर हम ये फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो ये फेज डिफरेंस इन दोनों के फेज डिफरेंस के बराबर होगा। आर्गुमेंट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम आर्गुमेंट को रेसिप्रोकल में रखते हैं तो इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ न्यूमिनेटर माइनस आर्गुमेंट ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज एंगल ऑफ 1 माइनस SCR माइनस एंगल ऑफ 1 प्लस SCR। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, S क्या है, S को आप j ओमेगा लिख सकते हैं, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। तो मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है आपके पास x प्लस आइटा y, तो इसका आर्गुमेंट होता है tan इनवर्स y बाई x, मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट का रेशियो का tan इनवर्स अगर लेंगे तो वो उसका आर्गुमेंट दे देता है। बेसिकली आर्गुमेंट होता है x एक्सिस के साथ में उसका स्लोप कितना है उस पॉइंट का। तो यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, यहाँ पर भी ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो इसका आर्गुमेंट हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा RC। S को मैंने जो ओमेगा से रिप्लेस किया है, इसका भी आर्गुमेंट हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा RC, दोनों ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो फेज डिफरेंस फाई है वो हो जाएगा -2 tan इनवर्स ओमेगा RC। अब आपसे पूछा है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज, तो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए हम ओमेगा की वैल्यूज को वेरी कर सकते हैं। ओमेगा हमारा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो ऐसा करते हैं पहले इनफाइनाइट पुट करते हैं। अगर ओमेगा हमारा इनफाइनाइट जा रहा है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब π/2 होता है, tan π/2 इनफाइनाइट की तरफ जाता है, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा -2 इंटू π/2 दैट इज -π। तो ये हमारा मिनिमम फेज डिफरेंस होगा -π का। अब अगर हम ओमेगा को 0 पुट कर देते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो पाई भी 0 हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस 0 आएगा। तो आपका मैक्सिमम फेज डिफरेंस तो होगा 0 और मिनिमम फेज डिफरेंस होगा -π, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। तो इस तरीके से आप इस ऑप एम्प के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसमें कोई डाउट आपको? नो सर, नो सर। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम आगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें आपको एक डी फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है, एक 2/1 मक्स दिया हुआ है, और आपसे इसका स्टेट डायग्राम बनाने को कहा गया है। स्टेट डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर गेट का लिया हुआ है। तो सबसे पहले इस स्टेट डायग्राम को समझने से पहले हम ये बेसिक ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप और मक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
डी फ्लिप फ्लॉप देखिए क्या करता है, जो इनपुट हमारे पास आएगा वो उसको एज इट इज आउटपुट के पास ट्रांसफर कर देता है। मतलब जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो डी पे डिपेंड करेगी, अगर डी 0 है तो वो 0 देगा, अगर डी 1 है तो 1 देगा। तो इसको हम ट्रांसफर फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं कि जो आया इनपुट वो उसको ट्रांसफर किया। दूसरा ब्लॉक है हमारे पास 2x1 मक्स। अब मक्स को डिस्कस करते हैं। मक्स क्या करेगा, सेलेक्ट लाइन है ये, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आउटपुट क्या आने वाला है। अगर ये इनपुट 0 है तो ये x0 को आउटपुट पे दे देगा, अगर ये 1 है तो ये x1 को आउटपुट पे दे देगा। तो 0 पर हमारा x0 y बन जाएगा और 1 होने पर x1 y बन जाएगा। x1 अगर हम डायग्राम से देखें तो वो q के बराबर है और x0 को अगर हम देखें तो वो q बार के बराबर है। तो y की एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं a बार x0, जब ये 0 होगा तो x0 आएगा प्लस a x1। अब देखिए a अगर 0 है तो y जो आउटपुट पे आने वाला है, जब a 0 होगा तो आउटपुट पे x0 आता है, तो मतलब q बार आ जाएगा। a 0 होने पर हमारा आउटपुट होगा q बार के बराबर, और a 1 होने पर हमारा x1 आउटपुट पे आएगा तो q आउटपुट पे आ जाएगा। तो a 1 होने पर आउटपुट होगा q और a 0 होने पर आउटपुट होगा q बार। q बार का मतलब जो प्रीवियस आउटपुट था उसका इन्वर्जन आएगा, और q का मतलब जो प्रीवियस आउटपुट था वही रहेगा। ओके, अब हम स्टेट डायग्राम बनाते हैं। स्टेट डायग्राम में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमने इनपुट्स लिख लिए, हमारे जो आउटपुट है वो लिख लिए 0 और यहाँ पे लिख दिया 1। अब देखिए अगर हमारी a की वैल्यू 1 है तो आउटपुट चेंज नहीं होगा, आपका 0 है तो 0 ही रहना चाहिए, आपका 1 है तो 1 ही रहना चाहिए। तो हमारा 0 रहने पर a इक्वल्स टू 1 पर ये लाइन यहीं पे आ जाएगी, मतलब वैल्यू अगर 0 है और a अगर 1 है तो ऑटोमेटिकली वहीं पे आ जाएगा। अगर 1 है q की वैल्यू और a 1 है तो वो 1 पे है तो 1 पे ही रहेगा, 0 पे है तो 0 पे ही रहेगा। आउटपुट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, आउटपुट का जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगा। 0 वैल्यू है तो 0 वैल्यू, 1 वैल्यू है तो 1 वैल्यू। लेकिन अगर ये हमारा 0 है तो आउटपुट की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। अगर वो 0 है तो वो 1 की तरफ चला जाएगा, अगर वो 1 है तो वो 0 की तरफ चला जाएगा। तो देखिए अगर वो 0 था तो वो 1 की तरफ चला गया और a इक्वल्स टू 0, और अगर 1 था तो वो 0 की तरफ चला गया और a इक्वल्स टू 0। तो 0 पे हमने देखा a अगर 0 है तो उसका नेचर चेंज हो रहा है, 0 से 1 जा रहा है या फिर 1 से 0 जा रहा है। और अगर a 1 है तो उसका नेचर सेम रह रहा है, अगर 0 है तो 0 पे ही रह रहा है, अगर 1 है तो 1 पे ही रह रहा है। तो ये हमारा स्टेट डायग्राम हो जाएगा इसका। तो आंसर होगा डी। इसमें कोई डाउट आपको? नो सर। ओके, तो हम लोगों ने आज के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप इनको कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स बाय IITM नाम से ही, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें जो डिस्कशन होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।